क्या पेंशन के बाद अब बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन। नमस्कार, स्वागत हम सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज में। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को कल बड़ी राहत देते हुए उनके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की, जिसमें कि एक सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन के 50% पेंशन की गारंटी दी गई है। इसके अलावा अब बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि क्या केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन के बाद उनके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। खबर के अनुसार यहाँ पर अब ये कहा निकल कर आया है कि पेंशन की मांग तो लगभग पूरी हो गई है, वहीं सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने न्यूनतम वेतन में संशोधन की मांग सरकार से कर दी है। जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के प्रमुख ने सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 32,500 रुपये प्रति महीने की मांग भी सरकार के सामने रख दी है और सरकारी विभागों खासकर रेलवे में नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध हटाने का अनुग्रह भी सरकार से किया गया है। दोस्तों, जैसे कि केंद्र सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के बदले यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस स्कीम को लागू किया जाएगा। इसी कड़ी में कई राज्य सरकारों ने भी आना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस स्कीम की प्रशंसा की थी और उसके तुरंत बाद अब महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने राज्य कर्मियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही यूपीएस का फायदा देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही अब राज्य कर्मचारियों को भी एनपीएस के बदले यूपीएस का फायदा दिया जाएगा। शिंदे सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके संबंध में चैनल पर पहले से वीडियो डाले हुए हैं जिन्हें आप जरूर देखें। दोस्तों, जब से केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान किया है, केंद्र सरकार हर एक विपक्षी राजनीतिक पार्टी के निशाने पर है। तो इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या आप सरकार के इस फैसले से खुश हैं या फिर नहीं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार यू टर्न वाली सरकार है। केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद खड़गे ने यह बात कही। यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाती है। खड़गे ने कहा कि यूपीएस में यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जैसे कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में सरकारी नौकरी में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाली की बजाय एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यानी कि एकीकृत पेंशन योजना लेकर आई है, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले का कहीं पर विरोध हो रहा है तो कहीं इसे समर्थन मिला है। केंद्रीय कर्मचारियों की परिषद यानी कि जेसीएम के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने इस योजना को शानदार बताया है। उनके नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला था। उन्होंने इसे सरकारी कर्मचारियों की जीत करार देते हुए पीएम मोदी का आभार जताया है। दूसरी तरफ केंद्र व राज्य सरकारों के कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने इसे एक छलावा करार दिया है। उन्होंने यूपीएस को पुरानी पेंशन के तूफान से पहले की शांति बताया है। यूपीएस बनाम ओपीएस के इस दंगल में सरकार के पक्ष में कम तो खिलाफ ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी इसको लेकर सरकार के से सवाल करने लगी हैं और बड़े कर्मचारी संगठनों ने भी इससे नाराज़गी जताई है। पीएम मोदी की बैठक में शामिल केंद्रीय कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के अध्यक्ष रूपक सरकार कहते हैं कि ओपीएस का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अभी हम यूपीएस पर एक विस्तृत अधिसूचना आने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सी बातें अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया है। सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी।
हालांकि कर्मचारियों की लड़ाई के मूल में ओपीएस रहेगा, ये तय है। यानी कि कर्मचारियों को ओपीएस ही मिलना है, ये भी तय है। यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में काला सप्ताह मनाएंगे सरकारी कर्मचारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, जब से केंद्र सरकार ने एनपीएस के बदले यूपीएस को बहाल किया है, सब जगह से मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। तो इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है और खबर के अनुसार यूपीएस के विरोध में काला सप्ताह मनाएंगे सरकारी कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, ये खबर निकल कर आ रही है फिलहाल बिहार से, और बिहार राज्य के तकरीबन सभी कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की मांग पर अड़े हैं। नई पेंशन नीति का लगातार विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों ने अब यूपीएस का भी पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी मांग को लेकर सभी स्तर के सरकारी कार्यालयों में 2 से 6 सितंबर तक काला सप्ताह मनाने की घोषणा की है। इस दौरान सरकारी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और भोजनावकाश के दौरान अपने अपने कार्यालय में सरकार विरोधी प्रदर्शन भी करेंगे। दोस्तों, रेलवे बोर्ड के द्वारा 23 अगस्त 2024 को एक आदेश जारी कर कुछ ऐसी पदें हैं या पोस्ट्स हैं जिनके नामों में बदलाव कर दिया है। खास तौर से रेलवे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, उनके पदों के नामों में बदलाव रेलवे के द्वारा कर दिया गया है। नए नाम क्या रहेंगे, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आदेश यहाँ पर जारी किया गया है कि रेलवे अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स के कुछ स्टाफ के नामों में बदलाव कर दिया गया है। बदलाव को लेकर यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें वर्तमान नाम दिया गया है और नया नाम क्या रहेगा वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो पहले सीनियर सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स SSOA जिसे बोलते थे, जो कि ग्रेड पे 48 और लेवल 8 में थे, तो उनका अब नया नाम सीनियर सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स यानी कि सीनियर SOA यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में सीनियर ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर ऑफ स्टेशन अकाउंट्स यानी कि सीनियर TIA, उनका भी अब नाम बदल दिया गया है और उनको अब नया नाम दिया गया है सीनियर सेक्शन ऑफिसर ट्रैफिक इंस्पेक्शन सीनियर SOTI। उसके बाद में तीसरी पोस्ट जिसका नाम बदला गया है वो यहाँ पर है सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ स्टोर्स अकाउंट्स यानी कि सीनियर ISA, उनका भी नाम यहाँ पर बदल दिया गया है और उनको अब सीनियर सेक्शन ऑफिसर स्टोर्स इंस्पेक्शन यहाँ पर, तो सीनियर SOSI यहाँ पर उनका नाम दिया गया है। तो ये 3 ऐसी पोस्टें हैं रेलवे अकाउंट डिपार्टमेंट से संबंधित जिनका कि नाम बदल दिया गया है। दोस्तों, पिछले सप्ताह केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी थी। उसके बाद में इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों के द्वारा जताई जा रही है। तो इसी बीच माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है यूपीएस को लेकर, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा यूपीएस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां इसे एक बड़ा जुमला बता चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर है फिलहाल केंद्र सरकार और कर्मचारी संगठनों के निशाने पर भी है केंद्र सरकार। तो इसी बीच वित्त मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि यूपीएस नई योजना है, एनपीएस की जगह इसे नहीं लाया गया है और ये एक सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद स्कीम है। एक दैनिक समाचार पत्र में छपी इस खबर के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर भ्रामक सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि हाल ही में पेश की गई एकीकृत पेंशन योजना नई योजना है। इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस की जगह पर नहीं लाया गया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि यह यू टर्न वाला कदम नहीं है। ओपीएस और एनपीएस से बिल्कुल अलग ये योजना है। यह स्पष्ट रूप से एक नया पैकेज है। उन्होंने कहा कि यूपीएस बेहतर पेंशन योजना है और इससे ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी संतुष्ट हो पाएंगे। यूपीएस को इस तरह तैयार किया गया है कि हर गणना में ये उपयुक्त बैठती है और सरकार पर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकांश राज्य सरकारें भी यूपीएस को अपनाएंगे। यहाँ तक जो खबर आपको दी गई है, इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लाने की मंजूरी दी थी। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सरकार ने पेंशन योजना पर यू टर्न लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आजकल कांग्रेस
व्यापक अध्ययन के बिना टिप्पणियां करती है, जो पहले नहीं होता था। उन्होंने इंडेक्सेशन लाभ को बहाल करने का कदमों का बचाव करते हुए कहा कि यह पलटी मारना नहीं बल्कि एक बड़ा बदलाव है। इससे संतुष्ट नहीं है कर्मचारी, कांग्रेस देगी ओपीएस हुड्डा। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किए जाने को लेकर। जैसे कि सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना लागू करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि इसके खिलाफ अभी भी आंदोलन कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। तो इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा दिया जाएगा। तो क्या ये पूरी खबर है? ये जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को लागू किया जाएगा। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में भी बाकायदा इस मांग को शामिल करेगी और प्राथमिकता के आधार पर इसे पूरा किया जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान उनके द्वारा कर दिया गया है। ओपीएस की मांग को लेकर मिले पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि नई योजना में ना तो एक मुश्त राशि मिलती है और ना ही बुढ़ापे का सहारा। हुड्डा ने कहा कि इसलिए कर्मचारियों की मांग के मद्देनजर कांग्रेस शासित राज्यों ने उन्हें ओपीएस का लाभ देना शुरू किया। अब हरियाणा के कर्मचारियों को भी कांग्रेस सरकार ओपीएस का लाभ देगी। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह कर्मचारी विरोधी है। उसने हर बार कर्मचारियों की आवाज़ को लाठी के जोर पर दबाया है। ओपीएस के लिए आंदोलनरत कर्मचारियों को भी पंचकुला में लाठियों से पीटा गया था। इसके अलावा रोडवेज कर्मचारियों, टीचर्स, गेस्ट टीचर्स, बिजली कर्मचारी, चिकित्सा कर्मचारी, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वर्कर्स और आशा वर्कर्स की मांगों को भी पुलिसिया और जबरदस्ती के साथ दबाया गया और सरकारी तानाशाही दिखाते हुए नौकरी से निकालने का डर दिखाया गया। लेकिन कांग्रेस हरियाणा में ओपीएस लागू करने के साथ साथ कर्मचारियों व कच्चे कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी गंभीरता से विचार करते हुए उनका समाधान निकालेगी। ये बड़ा ऐलान हुड्डा जी के द्वारा किया गया है। इस बोनस 2024 सरकारी कर्मचारियों के लिए ताज़ा अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत हम सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल आप देख ही चुके हैं कि बोनस 2024 इस दिन सरकारी कर्मचारियों के खाते में आएगा इतना पैसा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर हमारे लाखों दोस्तों के लिए। तो खबर जुड़ी हुई है कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस से। खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि त्यौहार का सीजन शुरू होने जा रहा है और त्यौहार से पहले सरकारी कर्मचारियों के खाते में बोनस का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसी को लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के द्वारा 28 अगस्त 2024 को रेल मंत्री जी को पत्र लिखा गया है। तो यहाँ पर कार्यवाही होना शुरू हो चुका है, यानी कि जो बड़ा रेलवे कर्मचारी संगठन NFIR है उसके द्वारा माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिख दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि मौजूदा नियमों के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का भुगतान हर साल दशहरे से और दुर्गा पूजा से पहले कर दिया जाता है और मौजूदा नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाता है। हालांकि इसकी कैलकुलेशन 7,000 रुपये पर मंथ बेसिक सैलरी के हिसाब से बनती है, जो कि लगभग 17,000 रुपये के आसपास बोनस का भुगतान एक रेलवे कर्मचारी को किया जाता है। यहाँ पर आगे बताया गया है कि पिछले कई सालों से यानी कि 22-23 से लेकर अब तक रेलवे का जो फ्राइट लोडिंग है वो काफ़ी बढ़ चुका है, उसमें बढ़ोतरी हुई है और जिसमें कि कर्मचारियों का बहुत ज़्यादा योगदान है। रेलवे कर्मचारियों का बहुत ज़्यादा योगदान होने की वजह से रेलवे कर्मचारियों को भी उसका कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, यानी कि उनका बोनस बढ़ना चाहिए। ये मांग यहाँ पर उठाई गई है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे कि माल ढुलाई बढ़ चुकी है तो रेलवे कर्मचारियों को बोनस भी बढ़ना चाहिए और इस बार रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन से ज़्यादा दिन का बोनस मिलना चाहिए। साथ में ही जो 7,000 रुपये बेसिक पे की सीलिंग सरकार ने फिक्स की हुई है उसे भी हटाया जाए, जिससे रेलवे कर्मचारियों को ज़्यादा बोनस मिल सके। तो यहाँ पर एक बार फिर से ये मांग उठाई गई है कि त्योहारों से पहले बोनस दिया जाए
और कर्मचारियों को जो पहले बोनस मिलता था उससे ज़्यादा बोनस, यानी कि 78 दिनों से ज़्यादा का बोनस उन्हें दिया जाए। तो हो सकता है इस बार कर्मचारियों को कुछ ज़्यादा बोनस मिले, लेकिन ये बड़ी अपडेट कर्मचारियों के लिए निकल कर आ रही है कि NFIR के द्वारा बोनस का जो पत्र है वो रेल मंत्री जी को लिख दिया गया है। अब इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जल्द ही रेलवे कर्मचारियों को बोनस का भुगतान कर दिया जाए। दोस्तों, आप यदि एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और किसी भी विभाग में आप काम कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया है और 1 दिसंबर 2024 और उसके बाद में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। तो क्या ये नए नियम है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू कर लेते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो। तो केंद्र सरकार ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक नया सरलीकृत पेंशन आवेदन फॉर्म जारी करने का फैसला किया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 16 जुलाई 2024 को सरलीकृत पेंशन आवेदन फॉर्म 6A जारी करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। कार्मिक मंत्रालय की ओर से गुरुवार को एक बयान में कहा गया कि यह फॉर्म भविष्य EHRMS में केंद्र सरकार के उन सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो दिसंबर 2024 और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रेस क्लिपिंग में पर कहा गया है कि उन सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो दिसंबर 2024 और उसके बाद में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी और कर्मचारी जो कि EHRMS पर हैं वो EHRMS के माध्यम से फॉर्म 6A भरेंगे, और जो EHRMS पर नहीं है वो भविष्य पोर्टल पर फॉर्म 6A भरेंगे। विज्ञप्ति के अनुसार नए फॉर्म और भविष्य EHRMS के साथ इसका एकीकरण 30 अगस्त को केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया जाएगा। नए फॉर्म में कुल 9 फॉर्म यानी कि प्रारूपों को मिला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह पेंशन की पूरी प्रक्रिया में कागज रहित कामकाज का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ये बड़ा कदम रहेगा कि अब कर्मचारी यदि फॉर्म 6A भर देता है तो उसका पेंशन जो है वो बड़ी आसानी से सैंक्शन कर दिया जाएगा। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के हित में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला दिया गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारी नहीं रह जाता है, इसलिए रिटायर होने के बाद उसके खिलाफ नियमानुसार विभागीय जाँच नहीं की जा सकती। इसी के साथ कोर्ट ने राज्य भंडारण निगम फतेहपुर के रिटायर कर्मचारी से 27,21,930 रुपये की वसूली रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि विभागीय जांच में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, याची को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और एक पक्षीय जांच रिपोर्ट के आधार पर सेवा से हटाकर वसूली जारी किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोर्ट ने राज्य भंडारण निगम के इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया कि नियमित जांच करने के लिए प्रकरण विभाग में वापस भेजा जाए, क्योंकि विभागीय जांच कार्यवाही याचिका रिटायर होने से पहले शुरू की गई थी और बाद में उसे दंडित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि रिटायर होने के बाद याची निगम का कर्मचारी नहीं रहा तो उसके खिलाफ विभागीय जांच कैसे की जा सकती है। कोर्ट ने यह आदेश भंडारण सहायक रहे सुंदरलाल की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका अधिवक्ता का कहना था कि विभागीय जांच में जांच अधिकारी द्वारा मौखिक साक्ष्य के लिए कोई तरीका तय नहीं किया गया, याचिका को सफाई का मौका नहीं दिया गया, चार्जशीट के जवाब पर विचार नहीं किया गया और न ही जवाब से असंतुष्ट होने का कोई कारण याचिका को बताया गया। जांच में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और याचिका को जांच में भाग लेने नहीं दिया गया और रिपोर्ट दे दी गई। रेगुलेशन का पालन नहीं किया गया। इस खामी को निगम के अधिवक्ता ने स्वीकार किया और कहा कि फिर से जांच के लिए विभाग को मौका दिया जाए। कोर्ट ने उसे उचित नहीं माना और प्रबंध निदेशक के 24 अक्टूबर 2016 के वसूली आदेश को रद्द कर दिया।
तो इस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है और ये साफ कर दिया है कि यदि एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो वो कर्मचारी नहीं रह जाता, और एक कर्मचारी को यदि उचित अवसर नहीं दिए जाते हैं अपने खिलाफ लगे आरोपों का जवाब देने को, तो उस कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और उससे किसी प्रकार की रिकवरी भी नहीं की जा सकती। ईपीएस के 95 पेंशनर्स जो कि लाखों की संख्या में हैं, लंबे समय से पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, उनको जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि पेंशनरों ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि कौन कौन से मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा हुई और कब तक यहाँ पर पेंशनर्स को खुशखबरी मिल सकती है। तो बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। सरकार की नई पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने के बाद ईपीएफओ द्वारा संचालित एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस 95 पेंशन पर सरकार का अब ध्यान गया है। ईपीएस 95 के पेंशनर्स पिछले 7 से 8 वर्षों से पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी 2 बार आश्वासन दिया है, पर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही न होने से देश भर के 65 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स में रोष व्याप्त है। पिछले कुछ दिनों से श्रम मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर और उनकी टीम के साथ बैठक कर रहे हैं। 27 अगस्त को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं अपर सचिव श्रम मंत्रालय रमेश कृष्णमूर्ति के साथ वार्ता हुई और 28 अगस्त को वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एक्सपेंडिचर परमा सेन के साथ बैठक करके पेंशन भोगियों की समस्याएं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सलाहकार, राष्ट्रीय सचिव और महिला फ्रंट की अध्यक्ष ने बैठक में भाग लिया और इसमें उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने, उस पर महंगाई भत्ते का भुगतान किए जाने के साथ साथ पति और पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की मांग की गई और वित्त मंत्री जी के इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी उन्हें दिया गया। तो ये एक बड़ी अपडेट कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ देने के बाद केंद्र सरकार एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस के 65 लाख से ज़्यादा पेंशनर भोगियों के भी पेंशनर्स के लिए भी बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं पेंशन में बढ़ोतरी का, क्योंकि उन्हें जो पेंशन यहाँ पर 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये मिल रही है वो काफ़ी कम है। इसमें जीवन यापन करना नामुमकिन है। इसी की वजह से ये मांग उठाई गई है और अब देखना ये है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के बाद ईपीएस 95 के लाखों पेंशनर्स को क्या सौगात देती है। आपके अनुसार क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें दोस्तों, जिससे वो भी इस अपडेट के बारे में जान सकें, और चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।